आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को। बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन के बारे में आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एक सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल इजी। यूनिट फर्स्ट है कंस्टेंट मोशन। पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, जिसके याद ना हो, क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। क्या टॉपिक है भैया हमारा, क्या टॉपिक है हमारा? जर्नलिस्ट। ओके सर, GENERAL। लो साहब मैंने डाल दिया हेडिंग जर्नलिस्ट। कोऑर्डिनेट। ओके सर, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है सर, आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्यीकृत निर्देशांक। ठीक है, सामान्यीकृत निर्देशांक इसको हिंदी में बोला जाता है। आप याद कर लेना, हिंदी में डाल देना, हिंदी में हेडिंग, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और मैं भी हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसी पार्टिकल यानी कि कण की स्थिति को दर्शाता है। ये याद कर लो, कोऑर्डिनेट के बारे में याद कर लो। कोई भी निर्देशांक हो वो किसी कण की स्थिति को दर्शाता है कि कण कहाँ पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, इसी चीज़ से ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम समझ लेंगे। ओके, चलिए, जैसे मेरे पास दो एक्सिस है। एक एक्सिस मेरे पास कौन सी है? एक्स है, और एक एक्सिस मेरे पास वाई है, या एक एक्सिस में और लेता हूँ जेड एक्सिस। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि कार्तीय निर्देशांक एक्स वाई जेड होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा एल होते हैं, और बेलनाकार निर्देशांक भी होते हैं। ये आपने सब पढ़ रखा, ना पढ़ा हो तो जबरदस्ती इसको पढ़ लेना, क्योंकि बड़े काम की चीज़ है, यहाँ बहुत काम आने वाला। ठीक है, फिलहाल तो एक पार्टिकल हमारे पास ये हैगा। पार्टिकल मतलब कण है m द्रव्यमान का। चलो मैंने मधुमक्खी मान ली। एक कमरे के अंदर मधुमक्खी घुस गई। ठीक है, भिन भिना रही है। अरे भिन भिनागी तो है ही वो यार। ठीक है, क्योंकि उससे बच के भागना है, उसे पता भी है कि हाँ आप लेटे हो, तभी तो भाग रही है बच के वो। तो एक मधुमक्खी है मेरे पास ये वाली। अब आपको बताना, आप बैठे बैठे देख रहे हो कि यार इसकी पोजीशन कहाँ है, मधुमक्खी कहाँ है, कहाँ उड़ी, इधर को भागी इधर को भागी। तो सबसे पहले अगर इसकी पोजीशन आपको निकालनी है ना, तो यहाँ से चेक कर लो कि एक्स अक्ष से वो कितनी दूर है। यहाँ से चेक कर लो कि वो एक्स अक्ष से कितनी दूर है, और जेड एक्स से पता करो कि वो एक्स अक्ष से कितनी दूर है। तब जाके उस मधुमक्खी की पोजीशन का पता चलेगा। यानी कि जो हमारे कार्तीय निर्देशांक हैं, ठीक है, कार्तीय निर्देशांक है हमारे ये वाले, वो भैया कितने आ जाएंगे? एक्स वाई जेड आ जाएंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड आ जाएंगे। ठीक है, और आराम से उस मधुमक्खी की पोजीशन आप पता कर लोगे कि एक्स अक्ष से इतनी दूर है, वाई अक्ष से इतनी दूर है, और जेड अक्ष से इतनी दूर है ना? कर लोगे ना पता? ये होते हैं कार्तीय निर्देशांक। ठीक है, अब क्या होता है, पर ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स वाले कहाँ यूज़ होते हैं? प्रॉब्लम तो इस बात की आती है, अरे यही भी तो कहीं ना कहीं यूज़ होते होंगे। चलिए देखते हैं फिर। अब मधुमक्खी जो है वो भैया मोशन, ये मधुमक्खी है हमारी। ठीक है, एम पार्टिकल मान लिया मैंने, ये मधुमक्खी है। अब ये जो मधुमक्खी है बेचारी, इसे गुस्सा आया और भिन भिनाते हुए ये एक वृत्ताकार पथ पे क्या करने लगी? घूमना शुरू कर दिया इसने। वो ले पकड़ के दिखा, अब एक वृत्ताकार पथ पे घूमना स्टार्ट कर दिया। दिख रहा है ना ये? ठीक है, वृत्ताकार पथ पे घूमना स्टार्ट कर दिया। और पता तुम्हें वृत्त की त्रिज्या नियत रहती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 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 हर जगह क्या होगी? नियत रहती है वृत्ताकार पथ पे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मधुमक्खी घूम के कहाँ पहुँच गई? ध्यान देना, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। अब मधुमक्खी घूम के पहले तो मधुमक्खी यहाँ बैठी थी इस पोजिशन पे, फिर कहाँ आ गई? मान लो थीटा बराबर 30 डिग्री का जब कोण था तो मधुमक्खी बेचारी यहाँ पे थी। ठीक है, जब थीटा का मान ये यहाँ पर थी इस टाइप से, जब थीटा का मान कितना हुआ बेटे? 60 डिग्री हुआ, तो मधुमक्खी कहाँ पहुँच गई? मान लो यहाँ पहुँच गई, इस पोजीशन पर आ गई मधुमक्खी ये। फिर जब थीटा का मान कितना हुआ? 60 से 90 डिग्री हुआ, तो मधुमक्खी हमारी यहाँ आ गई। ठीक है, ये आ गई। फिर जब थीटा का मान कितना हो गया भैया? 120 डिग्री हो गया, तो मधुमक्खी हमारी कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। फिर जब थीटा का मान कितना हुआ? 150 डिग्री हुआ, तो मधुमक्खी हमारी यहाँ आ गई। फिर जब थीटा का मान हमारा कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ, तो मधुमक्खी हमारी यहाँ आ गई। जब थीटा का मान आपने कितना कर दिया बेटे? 210 डिग्री कर दिया,
तो मधुमक्खी हमारी पहुंच गई यहाँ पर, ठीक है, लाइन पर फोकस करें, पहुंच गई, ओके, बाकी आप एंगल समझ रहे हो। अब यहाँ पर आप चेक करो कोण कितना है मेरे पास, ये वाला थीटा कोण है। अब आप एक चीज़ यहाँ चेक करो, अगर जब मधुमक्खी एक वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर पथ पर गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसकी मोशन को आप सिर्फ एक कोऑर्डिनेट द्वारा ही डिनोट कर रहे हो। अच्छा नहीं कर रहे हो, जरा बताओ। एक्स वाई जेड यहाँ तीन कोऑर्डिनेट मिलकर, ठीक है, उस मधुमक्खी की पोजीशन को व्यक्त कर रहे हैं, और यहाँ केवल एक कोऑर्डिनेट से पूरी मधुमक्खी की पोजीशन आप बता रहे हो कि जा कर गति वृत्ताकार पथ पे, और हम भी आपकी पोजीशन बताकर ही रहेंगे। तो जो ये थीटा है हमारा, ये क्या है, कोणीय निर्देशांक होता है, और यही क्या चीज़ है इस टाइम, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होता है। जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट के यूज से निर्देशांकों का यूज कम हो जाता है। मतलब जैसे ये है ना एक्स वाई जेड तीन के द्वारा, यहाँ केवल एक के द्वारा ही क्या कर दिया आपने, पूरी मधुमक्खी की पोजीशन को शो कर दिया। और यही क्या चीज़ होती है, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि वह आप बोल सकते हैं निर्देशांकों की वह न्यूनतम संख्या जो किसी कण निकाय की गति को, ठीक है, स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए आवश्यक होती है, वही हमारा क्या होता है, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं। तो भैया इनकी संख्या बहुत कम होती है, इनकी संख्या ज़्यादा होती है, इनकी संख्या कम होती है। जहां आप 3 से शो करते हो वहां आप 1 से शो कर सकते हो। परिभाषा लिख दो मैं इस चीज़ की, चलिए मैं परिभाषा यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ है, अभी हिलना नहीं है बिल्कुल भी, सब इरेज नहीं करना है, देखो जरा ध्यान से। यानी कि निर्देशांकों की वह न्यूनतम संख्या, अब लगा लो हिसाब, निर्देशांकों की वह न्यूनतम संख्या, ओके, वह न्यूनतम संख्या, निर्देशांकों की वह न्यूनतम संख्या, ओके सर, ओके, न्यूनतम संख्या जो किसी कण निकाय की, जो किसके बेटे, यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कणों का निकाय, जो किसी कण निकाय की, ओके सर, जो किसी कण निकाय की गति को स्पष्ट रूप से, स्पष्ट मतलब अदसा, ठीक है, स्पष्ट रूप से, ठीक है, व्यक्त करने के लिए आवश्यक होते हैं, स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है, आवश्यक होती है, क्या कहलाते हैं हमारे भैया, जर्नलाइज्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ओके, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। अच्छा बताइए, ये बताओ क्या ये परिभाषा तुम्हारे याद होगी नहीं होगी? तो केवल एक कोणीय निर्देशांक, ध्यान देना, कोणीय निर्देशांक द्वारा इस पार्टिकल की पोजीशन आपने ज्ञात कर ली, ओनली एक कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट, और यही होते हैं जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट। कम से कम होती है निर्देशांकों की वह न्यूनतम संख्या जो किसी कण निकाय की गति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए आवश्यक होती है, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। आप गति की जगह विन्यास लिख सकते हो, पोजीशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक चीज़ और, जर्नलाइज्ड, शॉर्ट में लिख दूंगा बेटे मैं, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, को हम कैसे दर्शाते हैं, को Q1, ध्यान देना लाइन पे, Q2, Q3, डॉट Qk, Qj, डॉट और भी बहुत कुछ, N, Qn आदि से शो करते हैं, ठीक है, Qj, Qk, Qj आदि से दर्शाते हैं, ओके सर, ओके दर्शाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, अब ओल्ड कोऑर्डिनेट और जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट में भी रिलेशन होता है, ठीक है, वो भी टाइम की फॉर्म में होता है। लिखवा दूँ चीज़ को भी, अब बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट और लिखवा दूँ। एक पॉइंट ये होता है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट। बस ये लाइन पर फोकस करना, यानी कि मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करें ठीक से, यानी कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, यार किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ n, मतलब नंबर ऑफ
डॉट कर दिया मैंने। नंबर ऑफ जर्नलाइज्ड, ठीक है, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, जर्नलाइज्ड पूरा लिखो आप, नंबर ऑफ जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट पूरा लिखना आप सही इसको, ठीक है। और फॉर्मूला क्या आता है मेरे दोस्त, फॉर्मूला आता है 3n माइनस के k, n फॉर नंबर ऑफ, यह जो तो तुम्हारे पास n है ना, ये पार्टिकल की संख्या है, यानी कि n फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या हमारी क्या है, n है, और k है व्यावरोध कंस्टेंट, कितना बेटे कंस्टेंट है। वेयर मैं जहाँ लिख दूँ इस चीज़ को भी, ये तुम्हारे काम में आ गई, वेयर n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल, ओके सर, नंबर ऑफ पार्टिकल, और k क्या है, नंबर ऑफ कंस्टेंट, यानी कि व्यावरोधों की संख्या, नंबर ऑफ कंस्टेंट्स, ठीक है बेटे, नंबर ऑफ कंस्टेंट, व्यावरोधों की संख्या। अगर व्यावरोध दो हैं, यानी कि कंस्टेंट दो हैं, और पार्टिकल तो हमारा एक ही है, मधुमक्खी पार्टिकल हमारा एक ही है, तो 3 ही करना 3, 3 में से 2 घटाओगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो एक जो निकल कर आएगा वो आएगा तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट। जैसा मान लो मेरे पास इस समय प्रेजेंट में मेरे पास एक पार्टिकल है, तो 3 ही करना 3, और 2 व्यावरोध हैं, तो 3 में से 1 घटाओगे तो 3 बच जाए, 3 ही करना 3, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा। तो जो ये 1 आया, ये क्या आया बेटे, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये एक जो निकल कर आया वो क्या आया, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट, यानी कि कंस्टेंट की संख्या कितनी है मेरे पास, 2 है, और मेरे पास ये कितनी है बेटे, कंस्टेंट की संख्या मेरे पास 2 है, ठीक है, और पार्टिकल मेरे पास कितना है, 1 है, तो 3 ही करना 3, 3 में से 2 घटाओगे 1, मेरे पास क्या निकल आएगा, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट निकल आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, समझ जाओगे आराम से, ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। अगर व्यावरोध 0 है तो 3 ही करना 3 निकल आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमारे 3 हो जाएंगे अगर व्यावरोध 0 है तो, ठीक है। बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये बताओ, ये समझ में आया। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें मैं, एक चीज़ और बता देता हूँ, पहले इतना देख लो, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट को Q1 Q2 Q3 Qk Qj आदि से दर्शाते हैं, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट 3n माइनस के कंप्लीटली समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट और है, देखो एक लाइन और भी मुझे लिखनी थी, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट को, ठीक है, ओड कोऑर्डिनेट और टाइम के फंक्शन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन उसका यूज़ हम आगे कर लेंगे, इसलिए मैं यहाँ लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा एग्जाम्पल में अभी, वो पॉइंट ये है मेरे पास, यानी कि जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ध्यान देना, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट स्वतंत्र रूप से कार्तीय, ध्रुवीय, और तुम्हारे पास कौन से होते हैं, कार्तीय होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, और कोणीय आदि हो सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि यार ये इनसे हट के होता है, यही चीज़ तो होती है, जो जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं वो यही होते हैं, गोल क्या बोलते हैं, बेलनाकार निर्देशांक होते हैं, कार्तीय निर्देशांक होते हैं, ठीक है, कोणीय निर्देशांक होते हैं, सब यही होते हैं, पर संख्या कम हो जाती है, ठीक है। तो इस लाइन को भी मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन भी आपके बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। और ये लाइन यार ढंग से याद कर लो, यानी कि इस लाइन को भी मैं लिख दे रहा हूँ कि जो तुम्हारे पास जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पूरा लिखना आप, स्वतंत्र रूप से, ठीक है, कौन से बेटे, कार्तीय निर्देशांक, ठीक है, कोमा गोलीय निर्देशांक, ठीक है, कार्तीय निर्देशांक कोमा गोलीय निर्देशांक की जगह आप कर लो कोणीय, कर लियो कोणीय, ठीक है, कोणीय निर्देशांक कोमा बेलनाकार निर्देशांक हो सकते हैं, बेलनाकार निर्देशांक हो सकते हैं, ठीक है बेटे, निर्देशांक हो सकते हैं, ओके हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो, एग्जाम्पल भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि यार पेपर में लिख के आएंगे, इसलिए मैं ये पूरे नोट्स बनवा रहा हूँ। ये सब क्या है, आपके नोट्स हैं, बढ़िया करके इनको नोट्स को कवर करो, ठीक है। अब नोट्स आपके ये हो सकते हैं, देखो अभी मैं इरेज कर दूंगा सब चीज़ को, नोट मतलब एक एग्जाम्पल आपका ये हो सकता है कि किसी पार्टिकल की पोजीशन कार्तीय निर्देशांक में आप x, y, z अक्षों द्वारा दर्शाते हो। अगर ये पार्टिकल क्या करे, सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, यानी कि सर्कुलर पथ की त्रिज्या नियत रहती है, ठीक है, सर्कुलर पथ की त्रिज्या कैसी रहती है, नियत रहती है, और पार्टिकल की पोजीशन को केवल एक निर्देशांक, क्या नाम है इसका, कोणीय निर्देशांक थीटा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, और यही कोणीय निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है। बताओ एग्जांपल लिखवा दूं ये वाला, है खुद लिख लो थ्योरी, अपना आप लिख लो, एक बार और बोल रहा हूँ। एग्जांपल में किसी पार्टिकल की, ध्यान देना, किसी पार्टिकल की पोजीशन कार्तीय निर्देशांक में x, y, z द्वारा दर्शाई जाती है।
अगर यही पार्टिकल सर्कुलर पथ पर मोशन करता है तो सर्कुलर पथ की त्रिज्या नियत रहती है, ठीक है, और उसकी पोजीशन केवल एक निर्देशांक कोणीय निर्देशांक द्वारा दर्शाई जा सकती है। अतः जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कोणीय निर्देशांक थीटा है। लिख लो इतनी थ्योरी, मैं लिखवाने वाला हूँ इस चीज़ को, जो मैंने बोला है वो थ्योरी लिख लो, और यही थ्योरी आपके काम में आ गई एग्जाम्पल तौर पे। अच्छा, एडवांटेज क्या होगा, यानी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का कोई तो यूज़ होगा, क्या लाभ है, कोई लाभ है, फ़ायदा है इस चीज़ का? हाँ, एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट स्वतंत्र होते हैं। जो ये देख रहे हो ना कंस्टेंट का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनके उपयोग से गति की समीकरण बिल्कुल सिंपल दिखाई देती है। आप चाह रहे हो तो लाभ भी लिख सकते हो, यानी कि एडवांटेज लिखवा दूँ। इसका लाभ क्या चीज़ है भैया? इसका लाभ ये होता है कि यार ये, चलो मैं इस पॉइंट को भी लिखवा दे रहा हूँ, काम का पॉइंट आगा कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं बेटे? स्वतंत्र होते हैं, तथा कंस्ट्रेंट का कहेगा बेटे, कंस्ट्रेंट्स का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अतः गति की समीकरण, ठीक है, अतः गति की समीकरण सरल दिखाई देती है, सरल दिखाई देती है, ठीक है। बस ये हमारा हो गया, और सिंपल सी बात है, लग भी रहा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, और मैंने लाभ भी लिखवा दिया कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट स्वतंत्र होते हैं तथा कंस्ट्रेंट का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि व्यावरोधों का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अतः इनके उपयोग से गति की समीकरण सरल दिखाई देती है तथा इनका अलग अलग स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जा सकता है लैग्रांज इक्वेशन द्वारा। अरे बड़ी सिंपल सा पॉइंट है। हो गया यहाँ तक? कर दें इसको इरेज? ठीक है, चलिए साहब हटा देते हैं इसको। ओके 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 ओके। अब जो मेरे पास टॉपिक आएगा ना बेटे, इस टॉपिक पे विशेष तौर पे आप ध्यान देना। जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ तो मैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके ठीक है सर, डाल दो बेटे ज़रा हेडिंग, अब निकल जाएगा धुआं। क्या हेडिंग है हमारा? जनरलाइज्ड यानी कि जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है सर, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब लाइन पे देखो ज़रा ध्यान से, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि ओल्ड कोऑर्डिनेट को, जितने भी हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट होते हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट को, ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जितने भी हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ओल्ड कोऑर्डिनेट, एक तो सब इतना बड़ा है यार ये, ओल्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, आर आई वेक्टर को, दिस वन इज पोजीशन वेक्टर होता है ये को, ठीक है, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट जीसी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है सर। कैसे व्यक्त कर सकते हो आप भैया? तो कुछ इस टाइप से, आर आई वेक्टर, यहाँ से टॉपिक समझना। अगर आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट समझ गए हो तो यहाँ से टॉपिक समझना। आर आई वेक्टर, आर इक्वल टू आर आई वेक्टर, और ये है मेरा Q1 Q2 Q3 डॉट 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 कितना है मेरे पास? Qn, और T4 आता था मेरे पास टाइम, ठीक है। अब क्या है, ऐसे मान लो, अब एक पॉइंट मैं तुम्हें बता दूं स्पेशल रूप से, जैसे कि मैंने ये वाला चित्र बनाया था, ये वाला चित्र मैंने बनाया था आपका, ये वाला फिगर, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर मेरे पास कितना होगा भैया? इसका R1 वेक्टर होगा, ठीक है, इसका R2 वेक्टर होगा, इसका R3 वेक्टर होगा, सबका पोजीशन अलग अलग होगी। तो यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर। तो एक पॉइंट और ध्यान देना, अगर सूक्ष्म विस्थापन हो तो, सूक्ष्म विस्थापन इतना हो, नगण्य सूक्ष्म विस्थापन मतलब समझ रहे हो ना, बहुत कम, यानी कि मधुमक्खी उड़ी और थोड़ी सी हल्की सी खिसक गया होगा, बैठे बैठे खिसक गया होगा, इतना छोटा विस्थापन हो तो, बहुत छोटा विस्थापन हो तो, ध्यान देना, समझ लो चीज़ को। तो उसके लिए ये इक्वेशन आप कैसे यूज़ करोगे? अभी तो विस्थापन बहुत ज़्यादा, पर बहुत छोटा विस्थापन हुआ हो तो उसके लिए देखो मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि
कर्लर एक्वेशन से, कर्लर एक्वेशन, EQUATION, कर्लर एक्वेशन से। ओके, तो ये कर्लर एक्वेशन होती है एक, उससे देखो मैं क्या निकालने हूँ, तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ, DRI वेक्टर R इक्वल टू D यानी कि डेल RI वेक्टर अपॉन डेल Q1 और इंटू DQ1। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। ये जो विस्थापन है आपका, ये किस फॉर्म में है, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में विस्थापन आ रहा है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में क्या आ रहा है मेरे पास, विस्थापन आ रहा है, ये ध्यान है निकल के। प्लस फिर डेल RI वेक्टर अपॉन कितना जाएगा बेटे, डेल Q2, ठीक है, इंटू DQ2, ठीक है सर, प्लस फिर डेल RI वेक्टर अपॉन डेल Q3 और मल्टीप्लाई DQ3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल RI वेक्टर अपॉन कितना बेटे, डेल QN हो जाएगा क्योंकि n पार्टिकल लेंगे हम, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास डेल QN और प्लस के मेरे पास T रहेगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेल T अपॉन डेल Q, डेल T यानी कि ये आ जाएगा डेल RI वेक्टर अपॉन डेल T और मल्टीप्लाई dt, ठीक है। इस टाइप से आप इस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है, किसके लिए, सूक्ष्म विस्थापन के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। dt हो गया यहाँ तक। चलिए अब आगे क्या करने वाला हूँ मैं, अब आगे क्या करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान देना बेटे जरा लाइन पे। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ DRI, ठीक है, वेक्टर R इक्वल टू लगा दूंगा सिग्मा, इन सब का मैं योग कर दे रहा हूँ, सिग्मा J इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 1 और कहाँ तक, n तक, ठीक है। चलिए सब आ गया। फिर मेरे पास कितना हो जाएगा बेटे ये, फिर मेरे पास देखो ध्यान से, ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा डेल RI वेक्टर और अपोन में कितना आ जाएगा डेल Q और यहाँ आ जाएगा J, और जो मेरे पास ये मैंने D लगाया ना, DQJ मेरे पास ऐसे रहेगा, ठीक है बेटे, जी मेरे पास ये ऐसे रहेगा और प्लस, तो यहाँ से यहाँ तक को मैंने योग कर दिया। अगर J बराबर 1 रखोगे तो ये मिल जाएगा, J बराबर 2 रखोगे तो ये मिल जाएगा, J बराबर 3 रखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, मिल गया। अब प्लस मेरे पास क्या बचा, ये बचा, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ डेल RI वेक्टर अपॉन डेल T और इंटू DT, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। और ये जो फॉर्मूला हमारा मिला है ना, यही तो फॉर्मूला हमारा काय का, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूले पे ध्यान दो बेटे बढ़िया करके, ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, ये फॉर्मूला जर्नलाइज्ड, ठीक है, जर्नलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ये, ठीक है, हो जाएगा ना यार ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब जहाँ J जो है ना, J बराबर 1, तो J को हम कहते हैं यहाँ पर जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट, क्योंकि केवल एक कोऑर्डिनेट और सारी पोजीशन को, यानी कि पार्टिकल की सारी पोजीशन को दर्शा रहा है। तो जहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जहाँ भैया, जहाँ J जो है वो है, यार J क्या चीज़ है यहाँ पर बेटा, J बताओ जरा, J क्या चीज़ है सर, J, अरे यार J कोई ना कोई चीज़ तो है भैया, तो क्या चीज़ है यार J भैया बता दो सर। तो J जो है वो है जर्नलाइज्ड, ओके जर्नलाइज्ड, ठीक है, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ओके सर, कोऑर्डिनेट, ठीक है बेटा, जहाँ J है वो है जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट, हो गया, ओके। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 to n, 1 से लेकर n तक, 1 2 3 4 5, क्योंकि अकेला J यानी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हर एक पोजीशन को शो करता है। 1 रख दो पहली पोजीशन, 2 रख दो दूसरी पोजीशन, 3 रख दो तीसरी पोजीशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और इस यानी कि, और ये जो है हमारे पास, और ये क्या था हमारे पास, ये है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यह है जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट GD का क्या बेटे समीकरण है, का क्या व्यापक समीकरण है, ठीक है। लो साहब मैंने ये लिख दिया, हो गया। अच्छा अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं जल्दी फास्टली, और वो है जर्नलाइज्ड जर्नलाइज्ड वेलोसिटी। तो तुम्हें पता है कि यार नॉर्मल तरीके में जनरलाइज्ड वेलोसिटी यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर आप dd से भाग कर दोगे तो सिंपल सी बात है आपको जनरलाइज्ड वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा मिलेगी नहीं मिलेगी, तो करना क्या है भाई, करना क्या है, तो जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट का समय के साथ या समय के सापेक्ष क्या कर दोगे, अपकलन करने पर जनरलाइज्ड वेलोसिटी प्राप्त हो जाती है। तो मैं ये परिभाषा यहाँ लिखवा देता हूँ कि भैया क्या परिभाषा है मेरे पास, क्या परिभाषा सर बता दो जल्दी।
भैया जर्नलाइज्ड, एक तो नाम इतना बड़ा है इसका यार, नाम भी लिख के लिखते थक गया मैं तो। जर्नलाइज्ड, ठीक है, जर्नलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके सर, जर्नलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जर्नलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट का समय के साथ, ओके, किसके साथ बेटे, समय के साथ, क्या करने पर, अवकलन करने पर, ओके सर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या मिल जाता है हमको, हमको मिल जाता है जर्नलाइज्ड, ठीक है, वेलोसिटी प्राप्त होती है, वेलोसिटी प्राप्त होती है, ओके सर, प्राप्त होती है, ठीक है, मान लिया, जो मान लिया वो ठान लिया, ओके ओके ओके, मान लिया और यही ठान लिया। चलिए फिर मान लिया तो ठान लिया तो चलिए देखो जरा, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का सूत्र लिख दें, हाँ सर लिख दो, डी आर आई वेक्टर अपॉन कितना, कुछ नहीं है ऐसे रहने दो, सिग्मा मेरे पास जे इक्वल टू कितना है, 1 हैगा, कहाँ तक, एन तक, तो डेल मेरे पास कितना आएगा, डेल आर आई वेक्टर अपॉन कितना है बेटे, ये डेल टी हैगा, ठीक है, ध्यान देना, डेल टी हैगा, डेल टी है ये, अबे डेल टी थोड़ी ना, ये डेल क्यू जे है, ओके ओके, फिर कितना है मेरे पास, डेल क्यू जे मेरे पास आ जाता है, यानी कि डी क्यू जे आ जाता है, डी क्यू जे, ओके सर ओके, फिर मेरे पास डेल आर आई वेक्टर आता है, डेल टी आता है, और फिर मेरे पास डी टी आता है। अच्छा मैं कर दूं, यानी कि डी टी से डिवाइड कर दो या टी के सापेक्ष अपकलन कर दो, तो मैं सीधे कर रहा हूँ डी टी से भाग करने पर, डी टी से क्या करने पर बेटे, भाग करने पर, यहाँ पे डी टी से भाग कर दो, एक काम हो जाएगा, डी टी से भाग करने पर, ओके 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 ओके, तो ये मेरे पास क्या है, डी आर आई वेक्टर अपॉन डी टी मेरे पास ये बन जाएगा बराबर, तो सिग्मा मेरे पास ऐसी रहेगा, आई इक्वल टू 1 यानी कि जे इक्वल टू 1 मेरे पास रहेगा, एन तक है, तो ये आ जाएगा डी आर आई वेक्टर, ठीक है, लाइन पे फोकस करें, डेल क्यू जे, डेल क्यू जे, और ये आ जाएगा मेरे पास डेल क्यू यानी कि डी क्यू जे अपॉन, और बेटे क्या जाएगा मेरे पास डी टी प्लस डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल टी, और ये आ जाएगा डी टी से डी टी में भाग कर दो, तो मैंने डी टी से सब में भाग कर दिया, ठीक है, तो अब मैंने क्या मिला, तो ये देखो ये क्या हो गया, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, यानी कि जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट के परिवर्तन की दर को हमने क्या बोल दिया भैया, यहाँ पे बोल दिया आर, ठीक है, वेक्टर डॉट, ठीक है, आर आई वेक्टर डॉट, लाइन पे ध्यान देना, आर आई वेक्टर डॉट, ओके ओके, बराबर, ये सिग्मा ऐसी रहेगा, जे इक्वल टू 1 रहेगा, एन तक रहेगा, और ये डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे ऐसी रहेगा, और भैया ये क्या हो गया तुम्हारे पास, देखो ये भी आपने टाइम से भाग करी है, तो सिंपल सी बात है, ये भी वेलोसिटी है पर सूक्ष्म वेलोसिटी बहुत छोटी वाली, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कौन सी फॉर्म में, ये आ जाएगा तुम्हारे पास क्यू जे डॉट प्लस डी टी से डी टी कट गया, ये ऐसे रहेगा डी आर आई वेक्टर अपॉन डेल टी, ठीक है बेटे, तो ये मेरे पास फॉर्मूला किस चीज़ का आ गया, ये वाला मेरे पास फॉर्मूला किस चीज़ का आया भैया, ये फॉर्मूला किसका आया मेरे पास, यानी कि ये क्या है, ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हो आप, ये क्या चीज़ है, ये है जर्नलाइज्ड, ठीक है, जर्नलाइज्ड वेलोसिटी का सूत्र है, वेलोसिटी का समीकरण, ओके ओके सर। अच्छा ये समझ में आया तुम्हारे पास, सिंपल सा पॉइंट हो गया, सामान्यकृत वेग का समीकरण है ये वाला, कर लोगे ना आराम से कवर इस चीज़ को, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, बिल्कुल राइट है, एकदम दूर दूर तक वो सही है, बिल्कुल दूर दूर तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है इतना सा पॉइंट में भी, ठीक है, तो ये बेटे जे कैप हैगा। अच्छा मैं इसको इरेज कर दूँ, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट को, जनरलाइज वेलोसिटी को, इसे बाद में करेंगे, पहले ऐसा कर देते हैं इरेज, क्योंकि इसका काम होने वाला। चलिए साहब देखते हैं आगे अब क्या होने वाला। सर अब तो बहुत लंबी इक्वेशन होने वाली है, अच्छा बहुत बड़ी इक्वेशन होने वाली है, क्या बात है यार, ये इक्वेशन याद कर लो, ये इक्वेशन आपने याद कर ली, मजा आ जाएगा, क्योंकि इसका यूज होगा, मैं इरेज कर दूंगा ना चीज को, डाल दो हेडिंग जरा, कुछ नहीं है, हेडिंग जो पड़ेगा मेरे पास अब इस समय, यार इस इक्वेशन को मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका काम में आएगा, तब तक मैं इसको जो है इरेज कर देता हूँ, लेकिन ये इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई बेटे, काम में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब आ गया जर्नलाइज्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि त्वरण, सामान्यकृत त्वरण, ठीक है, कुछ नहीं है, आप लिख सकते हो जर्नलाइज्ड, ठीक है, जर्नलाइज्ड वेलोसिटी का समय के सापेक्ष, लाइन पे ध्यान दो बेटे, समय के सापेक्ष क्या करने पर, अपकलन करने पर, सापेक्ष अपकलन करने पर, ओके 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 ओके, अपकलन करने पर, ठीक है, करने पर आपको क्या मिल जाता, जर्नलाइज्ड, ठीक है, एक्सेलरेशन प्राप्त होता है, ओके, प्राप्त होता है,
ओके सर, ओके ओके, प्राप्त होता है। तो बेटा कैसा प्राप्त होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले इसी इक्वेशन को उठा के लाइन पे फोकस करो, उठाएंगे फिर तोड़ेंगे फिर डालेंगे। आर आई डॉट यानी कि आर आई वेक्टर डॉट को मैंने क्या कर दिया, ऐसे का ऐसे लिख लिया है, ठीक है। इसको भी ऐसे लिख लो सिग्मा। अब जहाँ जे है ना वहाँ पे के बराबर बना जाएगा, जहाँ जे है वहाँ के बराबर बना जाएगा, और कहाँ तक, एन तक। और सब में जो है जहाँ जहाँ जे होगा, जहाँ जहाँ आपका क्या होगा, जे होगा, वहाँ वहाँ आपको क्या कर देना है, वहाँ वहाँ आपको के लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ भी मेरे पास क्यू के डॉट आएगा और प्लस डेल आर आई अपॉन कितना आएगा मेरे पास, डेल टी आ जाएगा, ठीक है। कोई बदलाव नहीं करा मैंने इसमें, सबका सब मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। बस जे की जगह मेरे पास क्या आ गया, क्यू के आ गया, जे की जगह के आ गया के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बदल दिया मैंने इस फॉर्म में, ठीक है। ओके डन, वेरी गुड वेरी गुड। अब अगेन क्या करेंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन विद, ठीक है, रिस्पेक्ट टू टी। तो लाइन पे ध्यान देना। तो बेटे इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला आपसे आता है, ज़्यादा बताने की मैं जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये आ जाएगा डी आर आई वेक्टर डॉट, और अपोन में कितना आ जाएगा बेटे मेरे पास, डी टी आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए आ गया। अब क्या आ गया मेरे पास, सिग्मा के इक्वल टू 1 आ गया, और कहाँ तक, एन तक, ठीक है। अब जो है फर्स्ट में ऐसे लिख ले रहा हूँ पहले, चलो मैंने फर्स्ट ऐसे लिख लिया, या मैं फर्स्ट का कर दे रहा हूँ सेकंड में ऐसे लिख लूँगा ये। तो मैंने यहाँ पर सेकंड का कर दिया ऐसा करके क्यू ए, चलो मैंने फर्स्ट का करा, फर्स्ट का कर दिया और सेकंड मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि फिर प्लस अगेन से सिग्मा अंदर पहुँचेगा, के इक्वल टू 1, एन आ जाएगा तुम्हारे पास। अब जो है मैं फर्स्ट ऐसे लिख लूँगा, डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू के, और मैं अगेन कर दूंगा इसका तो डबल डॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगेन इसका करो भैया, तो इसका करोगे तो ये हो जाएगा डेल आर आई वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर लगाना पड़ेगा आपको भैया, यहाँ वेक्टर आएगा, तो इस पर क्या जाएगा मेरे पास, डॉट आ जाएगा, और अपॉन में कितना जाएगा मेरे पास, डेल टी आ जाएगा। ये डेटा हमें मिल गया डेटा, ओके सर ओके, इतना डेटा हमें मिल गया, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, अगर तुम इसको नोट करो ना, तो अगर तुम इसको नोट करो तो यही क्या मेरे पास जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन का व्यापक सूत्र है, ठीक है। लेकिन अभी भैया हमें थोड़ी सी कहानी और लंबी करनी है, तो एक स्टेप में और बढ़ा दे रहा हूँ। तो ये बन गया मेरे पास आर आई वेक्टर डबल डॉट, ठीक है, क्योंकि ये हो गया भैया वेग परिवर्तन की दर। और यहाँ मैं ऐसे लिख लूँगा सिग्मा के इक्वल टू 1, एन का मान डेल आर आई डॉट, ठीक है, वेक्टर डॉट, और डेल क्यू के, ठीक है, और ये आ जाएगा क्यू के डॉट प्लस सिग्मा के इक्वल टू 1, ये एन का मान आ जाएगा डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू के, और ये आ जाएगा मेरे पास क्यू के डॉट आ जाएगा प्लस का मेरे पास डेल आर आई वेक्टर, डेल आर आई डॉट, और अपॉन आ गया मेरे पास कितना, डेल टी, हो गया था ना। अब देखो जो मैंने इक्वेशन तुम्हें बताई थी कि भैया आर आई वेक्टर आर आई डॉट का मान लगा दो, तो जो मैंने तुम्हें बताया था कि जो इक्वेशन हमारी यहाँ लिखा हुई इसका यूज़ बताया था कि जहाँ पर मैंने के की जगह क्या लिखा था, जे लिखा था वहाँ पे, तो बस वो इक्वेशन आर आई वेक्टर की जगह लगा देनी है कुछ इस टाइप से। देखो आर आई वेक्टर डॉट इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू 1, ये मेरे पास एन रहेगा, और डेल आर आई यानी कि लिख लो बेटे डेल और अपॉन डेल क्यू के आ गया, और इसकी जगह आर आई डॉट की जगह मैं लगा दूंगा सिग्मा, ठीक है, के इक्वल टू 1 की जगह आ जाएगा मेरे पास जे वाला लगाओगे, और ये आ जाएगा मेरे पास एन, जो पीछे इक्वेशन थी जो आपने बनाई थी इक्वेशन जे वाली, तो जे इक्वल टू 1 यानी कि वेग का जो समीकरण था आर आई वेक्टर डॉट, वो वाली इक्वेशन यहाँ पुट कर देनी है। तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे इंटू क्यू जे, और डॉट प्लस डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल टी, और मल्टीप्लाई कितना है मेरे पास, क्यू के, ठीक है, ये आ गया। अब क्यू के डॉट, अब प्लस इसमें तो देखो डेल आर आई वेक्टर, और मैंने इसका मान लगाया आर आई वेक्टर डॉट का, आर आई वेक्टर डॉट का, ठीक है, जे की फॉर्म में, ठीक है। प्लस मेरे पास क्या रह जाएगा भैया, प्लस मेरे पास ये ऐसे रह जाएगा सिग्मा, ठीक है, के इक्वल टू 1, एन ऐसे रह जाएगा डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू के डॉट क्यू के डबल डॉट प्लस डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ भी लगेगा भैया, यहाँ भी लगेगा, देखो ये आ गया सिग्मा
जे इक्वल टू 1 एन की फॉर्म में आगा, एन की फॉर्म में आगा। और गुरुजी क्या बचा मेरे पास, डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे डॉट मेरे पास कितना आ जाएगा, डॉट मेरे पास क्यू, यहाँ क्या आ जाएगा बेटे, क्यू जे आ जाएगा डॉट में, वो भी क्यू जे प्लस डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल टी। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। ओके, चलिए साहब, इतनी बड़ी इक्वेशन आ गई है। अब कुछ नहीं करना है, इस वाले को लाइन पे फोकस करें, इस वाले को मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, चलो साहब, तो मेरे पास एन सिग्मा के इक्वल टू 1 बचा। ठीक है, ऐसी सिग्मा एन और जे इक्वल टू 1, ये रह गया। अब डेल अपॉन डेल क्यू के से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डेल अपॉन डेल क्यू के से। चलिए साहब, ओके 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 ओके, तो डेल 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 स्क्वायर आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू के इंटू डेल क्यू जे, और भैया इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यह है मेरे पास क्यू जे डॉट और क्यू के डॉट। ठीक है, और प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो, डेल स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू के इंटू डेल टी प्लस ये ऐसे आ जाएगा। इससे आपको बोलना नहीं है, के इक्वल टू 1 एन डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू के इंटू क्यू के डॉट, और प्लस इसके भी मल्टीप्लाई करो अंदर, तो जाएगा सिग्मा जे इक्वल टू 1 एन की फॉर्म में आएगा डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे इंटू डेल टी, और यह जाएगा मेरे पास डेल स्क्वायर, और फिर मेरे पास डेल स्क्वायर आर आई वेक्टर इंटू डेल टी स्क्वायर। तो बेटे ये जो इक्वेशन बन के आई है, यही इक्वेशन किस चीज़ की आई है, ये इक्वेशन आई है तुम्हारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो, नीचे लिख दियो कि यह है, ठीक है, जर्नलाइज्ड ठीक है, एक्सेलरेशन का व्यापक समीकरण है, का व्यापक समीकरण है। ओके, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन का व्यापक समीकरण है। तो 4 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आई होप के टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो शुरू से लास्ट तक 2 से 3 बार क्लियर करना, पेपर में आता मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है इस टॉपिक को। चलिए साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।